हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं लॉकअप के कल रात के एपिसोड की, जहां से एक परफेक्ट स्क्रिप्ट का स्टेज नंबर 2 शुरू हो चुका है, जिसके बारे में जो कंटेस्टेंट है जो कह दी है शिवम शर्मा, वो बोलता भी है कि स्टेज 2 बिगिंस। अब स्टेज 2 की जो आधारशिला रखी गई है उसे आप समझने की कोशिश करें। सारा खान जो कि बिग बॉस 4 में आती हैं, अली मर्चेंट से वो शादी करती हैं, 2 महीने के बाद वो शादी टूट जाती है। 12 साल के बाद सारा खान एक और रियलिटी शो में आती हैं, आते से ही अपना रोतलू अंदाज वो दिखाने लगती है और पहले ही दिन से वो शिवम नाम का एक लुक्खा इनके पीछे पड़ जाता है। पहले ही दिन से प्यार की पीपड़ी बजाना शुरू कर देता है, हार्ट शेप बनाने लगता है, प्यार का इजहार करना शुरू कर देता है। वीकेंड पर जब कंगना रनावत बोलती है तुम तो बड़े चिपकू हो, ऐसे वैसे, तुमको पहले दिन में प्यार हो गया, और जवाब में शिवम नाम का एक तरफा प्रेमी कहता है कि मैं तो इन्हें 2016 से जानता आया हूं, तब हमारी प्यार की जो कहानी थी वो अधूरी रह गई थी, मैं इसे यहां पर कंटिन्यू करना चाहता हूं। अब इन दोनों के बीच में ये प्यार के अंकुर पूरी तरह से उगे, फले फूले। इसके पहले यहां पर वाइल्ड कार्ड के रूप में सारा के एक्स हस्बैंड आ चुके हैं, जिनका नाम है अली मर्चेंट। तो सारा का एक्स हस्बैंड वर्सेस सारा का आज का दीवाना, और इनके बीच में फंस गई सारा। ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड एंगल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पहले एक बिल्टअप किया गया, प्यार मोहब्बत की पींगे वगैरह लड़वाई गई, फिर वो अपने अतीत के बारे में बात करती है, सडनली उनका अतीत उनके सामने आ जाता है। क्या आपको ये एकदम स्पॉन्टेनियस लगता है, रियल लगता है? जी नहीं, मुझे तो ये पूरी तरह से फिक्शनल एंड वेल प्लान्ड दिखाई दे रहा है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आने वाले कुछ वीक्स में आपको करण मेहरा भी दिखाई दे जाएं। जैसे यहां पर सारा डे 1 से अपनी साइड की स्टोरी बता रही थी, अब अली ने आते से ही अपनी साइड की स्टोरी बताना शुरू कर दी है। वैसे ही निशा जो कि डे 1 से आई एम सिंगल मदर, आई एम स्ट्रांग वुमन, ये वो दुनिया भर का ये वो बड़ी बड़ी वो बातें करती हैं। अपनी साइड की स्टोरी तो उन्होंने बहुत सुनाई। एंड आई एम श्योर जिस तरह से ये निशा को इतना फुटेज और इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आप ध्यान दीजिए कि वो निशा और वो सारा जो कि कुछ भी नहीं करती हैं, उसके बावजूद इन्हें यहां रखा गया है। तो जाहिर तौर पर किसी पर्पस के लिए रखा गया है, और वो पर्पस में से एक पर्पस तो यहां पर हमने देख ही लिया। दूसरा जो पर्पस है, शायद करण मेहरा की एंट्री भी जल्द से जल्द हमें देखने को मिल जाए। तो अगर अब हम पीछे पलट कर देखते हैं, लॉकअप को 2 वीक हुए हैं। 2 वीक में अगर हम देखें तो स्टार्ट के 2-3 दिन सीजन काफी अच्छा रहा, लगा कि ये कंटेस्टेंट बहुत अच्छे जाएंगे। लेकिन अगर हम मुनव्वर को छोड़ दें और कुछ हद तक हम शिवम शर्मा को छोड़ दें, तो बाकी के जितने कंटेस्टेंट है वो अभी भी हाइबरनेशन मोड में है, स्लीप मोड में है। पायल रोहत की बोली तो थी कि उसे धूप मिल गई है तो वो हाइबरनेशन मोड से बाहर आ गई, लेकिन अभी भी ये सब लोग एकदम स्लीप मोड, हाइबरनेशन अवस्था में ही है। केवी तो इतना बड़ा वाला फेक है कि उसकी किसी भी बात पर मुझे तो अब यकीन होता नहीं है। जब से ये अंजलि से लव लपाटा फेक एंगल, और ये जो कल रात का एपिसोड था वहां पर भी केवी अपनी बातें कर रहा था कि लॉकडाउन कोरोना के पहले एक फिल्म बनाई, वो पिक्चर फ्लॉप हो गई, बंद हो गई, वो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर कर्जा हो गया और रेंट पे रहता हूं। भाई करणवीर बोहरा तो 2002 से कसौटी में वो किरदार निभाता था। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैंने देखा है, यारी रोड आराम नगर में बोहरा ब्रदर्स का जो प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसीपुर बनाई और अमिताभ बच्चन के साथ 70s 80s में बहुत फिल्में बनाई, तो बोहरा प्रोडक्शन हाउस जो बोहरा ब्रदर्स हैं वो कोई इतने गरीब नहीं है। और केवी द कोबरा का चाचा है, काका सुनील द बोहरा, जिसने वासीपुर जैसी फिल्म बनाई, और बहुत ही टॉप लेवल का वो प्रोडक्शन हाउस है, प्रोड्यूसर हैं। और करणवीर तो कोबरा कह रहा है कि उसको लोगों को पैसे चुकाने। तो मुझे करणवीर की किसी बात पर यकीन नहीं होता है। वो बंदा जो इंडस्ट्री में ही 20 सालों से है, उसके पास पैसे नहीं है, वो रेंट पे रहता है। ये स्टोरी में डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। साहब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको करणवीर की किसी भी बात पर यकीन होता है? जिस तरीके से शादीशुदा होकर 3 बच्चों का बाप होकर वो फेक लव लबाटे वाली चीजें कर रहा है, जब चोरी पकड़ी जाती है तो बोलता है कि हर शो में ऐसा है। तो कहीं ना कहीं लॉकअप में आकर करणवीर बोहरा खुद के साथ साथ पीछे के शोज जो वो करके आया, चाहे वो बिग बॉस 12 हो या और भी शोज हैं, वहां की रियलिटी, वहां का असली सच इसने साबित कर दिया है कि उन शोज में ये जो हैशटैग बन जाते हैं, कोई शिटनाज, कोई तेज रन, कोई फेक रन, ये सारे मेकर्स ही बनवाते हैं, और ये सब कुछ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। खैर, इस एपिसोड की शुरुआत होती है तो हर दिन की तरह अलार्म वगैरह बजता रहता है, बोर्ड पे लिख दिया जाता है कितने दिन हो गए, ठन 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 अलार्म बजती रहती है। और हर दिन की तरह शपथ दिलवाई जाती है कि मैं इस जेल की शपथ लेता हूँ, सारे नियम कायदे वगैरह हम फॉलो करेंगे। तो हर दिन की तरह जैसे मॉर्निंग में चर्चाएं होती हैं, कोई इधर लेटा है, कोई उधर लेटा है, और हर एपिसोड में अब मुझे तो पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि पूनम द पांडे और सायशा को हर एपिसोड की शुरुआत में R-रेटेड चीजें या फिर
ऐसी बातें जो मैं यहाँ पर अभी बोलना नहीं चाहूँगा, बार बार वही चीज़ें वो रिपीट करते हैं, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स, सेल्फ सर्विस, ये सारी बातें उनको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर एक टास्क होती है जेल की चक्की पीसिंग। आपको सबको पता है कि टीम शफल हो चुकी है, कुछ ऑरेंज टीम के प्लेयर उधर चले गए ब्लू टीम में और ब्लू टीम के प्लेयर्स इधर आ गए। लेकिन जिस तरह से कल रात के एपिसोड में टीम ब्लू, जिसमें कुछ खिलाड़ी ऑरेंज टीम से आए हुए हैं जैसे कि मुनव्वर एंड केवी, तो जो ब्लू कपड़ों का असर है वो इनके ऊपर हो गया है और ये लोग कल हार गए। और ब्लू टीम में रहने वाली निशा और सायशा, इन दोनों को मिलाकर बनता सानिशा की जोड़ी यहाँ ऑरेंज टीम में आ गई और ऑरेंज टीम के साथ इन्होंने भी जीत का स्वाद चख लिया। पायल द रोहतागी की लीडरशिप में यहाँ पर महिलाओं ने दम दिखाया। देखा जाए तो ये जो ऑरेंज आर्मी है यहाँ पर सिद्धार्थ अकेला है जो कि मुस्टंडा है, और जो ब्लू टीम है वहां पर केवी द कोबरा, शिवम द बड़बोला शर्मा, मुनव्वर द फारूकी, वो पूनम द यो ब्रो सिस्टर करने वाली, ये इतने लोग हैं, मतलब काफी हैवी है देखा जाए तो टीम ब्लू। बट यहाँ पर महिलाओं की टीम ने बाजी मारी। गित्ता बबीता ने काफी अच्छी चक्की चलाई। 2 किलो बेसन इन लोगों ने जल्दी पीस लिया। हालांकि धूप ज्यादा मिलने की वजह से पायल का दिमाग बहुत तेज चलता है और वो चीटिंग करने की कोशिश करती है और बेसन की जगह दाल भी मिक्स कर देती है, नीचे दाल ऊपर बेसन, लेकिन ये चीटिंग पकड़ी जाती है। लेकिन समय रहते पायल की टीम अपने ब्लंडर को वंडर में कन्वर्ट करके जीत जाती है। 1 वीक का आराम, जहां पर सिद्धार्थ कहता भी कि भैया यह है असली वुमन पावर, नारी शक्ति जिंदाबाद, क्योंकि इस टीम में ज्यादातर महिलाएं हैं और उन्होंने चक्की चला के मुनव्वर, केवी और शिवम पर भारी पड़ गई ये ऑरेंज टीम की नारी और वो जीत जाते हैं। एक इनाम के तहत उन्हें मिलता है 7 दिन का आराम। वो कोई काम नहीं करेंगे किचन में। हारी हुई जो टीम है यानी कि टीम ब्लू, जिसमें मुनव्वर है, केवी है, सारा है, शिवम है, ये लोग 7 दिन तक किचन का काम करेंगे। किचन के काम के साथ साथ यहाँ पर ये जो G4 यानी जो गार्ड नंबर जो भी है G4 G5 गार्ड अनाउंस कर देता है कि 7 दिन के खाने के साथ साथ किचन का हर काम इंक्लूडिंग बर्तन वगैरह भी हारी हुई टीम ही धोएगी। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे केवी द कोबरा कान का कच्चा है, कोई बात वो ठीक से सुनता है नहीं, बोलने लगता है कि चलो यार बर्तन हम नहीं धोएंगे, ये नहीं धोएंगे, किचन के सारे काम से मतलब है कि सारा ही काम। जैसे पिछले वीक पायल रोहत की इंसानियत दिखाने के चक्कर में जीती बाजी हरवा बैठी थी, वैसे ही यहाँ पर केवी द कोबरा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है कि हम नहीं धोएंगे और मुनव्वर अपना वो कैमरे के सामने खड़ा होकर बोल देता है देखो यार क्या सोच है इन लोगों की यार, मतलब बर्तनों के लिए झगड़ रहे हैं। तो छोटी छोटी बात के ऊपर ये लोग काफी ज्यादा झगड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये लोग काफी बड़े बड़े मुद्दे बना लेते हैं जो कि बेसिर पैर के होते हैं। जैसे कि इस एपिसोड के स्टार्ट में अंजलि बोलती भी है मुनव्वर से कि यार वो केवी ने मेरे से 2 बार आई कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे तो काफी आश्चर्य हो रहा है कि 3-3 बच्चों का बाप होकर ऐसी बातें कर सकता है। सीधी सी बात है, जब आपसे ये बात कही गई थी आप उसी समय मना करती ना, आप भी तो 14-15 दिन तक ये चीजें लेकर के चलती रही, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ रहा होगा। ऑल्दो मैं यहाँ केवी को किसी तरह से सपोर्ट या जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंजलि को इतना प्रॉब्लम था केवी की उस बात से, तो ऑन द स्पॉट मना करती है, ऑन द स्पॉट एकदम फर्म स्टैंड लेती, लेकिन नहीं किया। इन बिटवीन और भी बातें होती रहती, पूनम पांडे को ठंडी लगती रहती है तो वो अपना कंबल लेने आती है, तो पूनम और निशा का आर्ग्यूमेंट होता है, काफी लंबा चौड़ा अंग्रेजी में वो भाषण भी दे देती हैं, खिसिया कर ये पूनम यू ब्लडी हाउसवाइफ बोल देती है, तो हाउसवाइफ वर्ड के ऊपर निशा एक मोर्चा लेकर के खड़ी हो जाती हैं, पायल रोहत जी उनके साथ खड़ी हो जाती हैं और लग जाते हैं अपना अलग ही पीपड़ी बजाने में कि हाउसवाइफ का अपमान कर दिया, यू नो आई एम हाउसवाइफ प्लस आई एम डूइंग सम वर्क सम बिजनेस एंड आई एम डूइंग दिस शो आल्सो, सो यू आर जस्ट कॉलिंग मी हाउसवाइफ, इट्स अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड, यू आर इंसल्टिंग ऑल द हाउसवाइफ्स। बबीता फोगाड़े भी कूद जाती है, अब भाई हिंदी में बोल ले, हमारी भी तो समझ में आ जाए कुछ बात, तू बात क्या कर रही भाई, हमारी छोरी का छोरों से कम सीखा भाई, कोई छोरी छोरों से कम ना, सब इक्वल है, सब इक्वल हैं। ये बात थोड़ी देर के बाद पूनम द पांडे को रियलाइज होती, बोलती कि यू नो व्हाट आई एम माय डियर सिस्टर, आई जस्ट ओवर रिएक्टेड, आई रियलाइज दैट। ये सब लोग पहले ओवर रिएक्ट करते हैं, फिर जब बाद में ये मामला पैचअप हो जाता तो गले मिलते हैं, फिर बोलते हैं मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मुझे ये पूनम के झगड़े और इन लोगों के आर्ग्यूमेंट ना टोटली फेक लगते हैं, और वो इसलिए और लगते हैं, आज के एपिसोड कल रात के एपिसोड में सारा खान बोलती भी है जैसे ही जो ऑरेंज आर्मी जीत गई है, इनको किचन से 1 वीक का आराम मिल गया है,
तो ये लोग प्लान करते हैं कि व्हाट, कल अपन फेक फाइट प्लान करेंगे, ऐसे लड़ेंगे ताकि इन लोगों को अपने खाने पीने के बर्तन खुद आकर के धोने पड़े। और जब तहसीन पूनावाला था और शिवम, इन लोगों ने भी फेक फाइट प्लान की थी। तो ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये जब लड़ रहे हैं वो रियल है या फेक है। अब चूंकि एपिसोड आता है, लाइव तो मैं देखता हूं नहीं, एपिसोड में ऐसी काफी चीजें होती जो कि एडिटेड होती हैं। तो जिस तरह से ये लोग फेक फाइट करते हैं, फिर लड़ते हैं, बाद में पैचअप कर लेते हैं, और कई बार तो ये चीजें सामने आ भी चुकी हैं, जैसे कि मैंने सारा का रेफरेंस दिया कि खुद ही प्लान करते हैं फेक फाइट। इसी वजह से मैं किसी कंटेस्टेंट के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। किसी कंटेस्टेंट में वो लगता ही नहीं कि ये रियल है या ये जेन्युइन है या शो के प्रति पूरी तरह समर्पित है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का कुछ ना कुछ फेक चीज निकल ही आती है। अब जैसे मुनव्वर के बारे में मैंने बोला कि मुनव्वर पहले काफी अच्छा गया था, फिर अभी थोड़ा सा फुस पड़ गया। सिद्धार्थ, तो उसकी बॉन्डिंग काफी जेन्युइन लग रही थी, सिद्धार्थ उसको भाई बोल रहा था, वो भी उसको भाई बोल रहा था। लेकिन इस एपिसोड में पायल से सिद्धार्थ बात करता है, वो भी बोलती पायल भी कि काफी मैनिपुलेटिव है, और वो सिद्धार्थ जो कि मुनव्वर को अपना भाई बोल रहा था, सडनली बोल रहा है कि वो काफी मैनिपुलेटिव है, वो खेल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो केवी को अपना भाई बोलता था, उसका नाम ले लिया। तो यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, कोई किसी का सगा नहीं है। तो जब आपको पता है कोई किसी का सगा नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेशंस क्यों करते हो, एक्सपेक्टेशन रखते क्यों? जब सामने वाला आपका नाम लेता है तो आपके गुर्दे छिल जाते हैं, नहीं लेता तो तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरे को सेव क्यों नहीं किया, मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। अगर आपको पता है कि कोई किसी का सगा नहीं है, तो ये उम्मीदें क्यों रखते हो भाई साहब? एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो ना। एक्सपेक्टेशन से याद आया कि सायशा को कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन है मुनव्वर से। मुनव्वर को शायद तबीयत खराब थी, वो लेटा हुआ था, तो ये पहुंच गई बिस्किट लेके, देख मैं तेरे लिए बिस्किट लेके आई ना, क्या है क्या नहीं तू मुझे बताता नहीं है, अच्छा तू मेरे साथ गेम मत खेल। तो इनका एक अलग ही रिश्ता चल रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? कुछ तो कहलाता ही होगा। वो सायशा जो मतलब इतनी फैंटेसी वाली बातें करती है, उसे मुनव्वर पसंद आया। सॉफ्ट कॉर्नर है इसमें सायशा के मन में मुनव्वर के प्रति। देखते हैं इनका ये रिश्ता कितना आगे जा पाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शिवम को सारा के प्रति एक तरफा प्यार हो गया, वैसे ही यहां पर सायशा को मुनव्वर से एक तरफा प्यार हो गया है। एक तरफा प्यार कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है लॉकअप में। बीच में हमें एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई देती है जो कि हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर है। अच्छा, हिजाब कंट्रोवर्सी से याद आया कि अभी अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो यहां पर ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है, तो ऑब्वियसली सबके अलग अलग ओपिनियन है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बाहर की जो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती हैं वो किसी पर्पस के लिए दिखाई जाती हैं। वो पर्पस क्या है ये कंटेस्टेंट समझ नहीं पा रहे हैं, ये कैदी समझ नहीं पा रहे हैं। वो पर्पस ये है कि ये लोग डिबेट करें, अपने ओपिनियन खुल के व्यक्त करें। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि शारीरिक श्रम वाली जो टास्क होती है, जैसे कि चक्की चलाना या और भी जो टास्क होती है, वो हार्डली 15-20 मिनट होती, फिर खत्म हो जाती हैं। बाकी पूरे टाइम ना ये लोग अपनी दुखभरी दास्तां सुनाते रहते हैं। ये बार बार ब्रेकिंग न्यूज इसीलिए दिखाई जाती हैं ताकि ये कंटेस्टेंट अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी दिखाएं, ताकि कुछ कॉन्ट्रोवर्सी बने और शो को एक हाइप मिल जाए, एक टीआरपी टाइप का कुछ मिल जाए। तो इस तरह से ये चीजें दिखाई गई। और आप देख लीजिए कि हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर वर्डिक्ट आना था, एक रात पहले के एपिसोड में हिजाब के ऊपर ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है। तो जैसे ही ये हिजाब कंट्रोवर्सी की अपडेट और न्यूज दिखाई जाती है, सब लोग अपने ओपिनियन देने लगते हैं। ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग निशा, पायल, पूनम, ये सब कहते हैं कि भाई एक ड्रेस कोड होता है स्कूल के अंदर, वो सबको फॉलो करना चाहिए। बबीता फोगाट भी बोलती हैं कि सबको एक यूनिफॉर्म किस लिए दी गई है, इसीलिए दी गई है ना कि सब एक जैसा फील करें, सबको समानता का अधिकार मिले। और ये बात मैं काफी दिनों से उठाता आया हूं, इसको रिलीजियस एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। एक प्रोटोकॉल होता है एक स्कूल का। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ बातें करूं तो महजबीन बानो यानी मीना कुमारी, वो एक मुस्लिम थी, लेकिन क्या उन्होंने किसी फिल्म में हिजाब या बुर्का पहन के एक्टिंग की या फिर गाना गाया? या आज की हम बात कर लें सारा खान जो कि लॉकअप के अंदर है, या फिर हिना खान या जरीन खान या एक और सारा खान जो कि बिग बॉस में आ चुकी थी। अगर इस्लाम में ये हिजाब और बुर्का एसेंशियल है तो फिर मीना कुमारी, मधुबाला से लेकर सारा खान, जरीन खान, जीनत अमान, इन सब ने कभी बुर्का या हिजाब क्यों नहीं पहना? हालांकि अब चूंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि भैया हिजाब जो है वो इस्लाम में एसेंशियल मैंडेटरी नहीं है, उसके बावजूद कई लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो के नीचे आके भी कमेंट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, ये वो दुनिया भर की, लेकिन एक बड़ी पिक्चर से, एक बिगर पर्सपेक्टिव से वो लोग नहीं सोचेंगे कि बुर्के का मिसयूज किस तरह से हो रहा है। कई सारे आदमी हैं जो कि बुर्का पहन के सामान स्मगल करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। तो एक सिक्योरिटी वाला एंगल भी है और एक लॉजिकल रीजन भी है जिसकी वजह से कुछ चीजें बैन और कुछ चीजें अलाउ करी गई या फिर हटाई गई। अब जैसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोल दिया कि भैया ये कोई एसेंशियल चीज नहीं है। और अब से पहले जैसे कि मैंने एग्जांपल दी मीना कुमारी, जीनत अमान से लेकर ये सब
मुसलमान ही तो थी, इन्होंने कभी हिजाब या बुर्का पहन के किसी फिल्म में एक्टिंग क्यों नहीं की? मतलब आप शूटिंग करोगे तो वहां का प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, लेकिन स्कूल जाओगे तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगे। अब चूंकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिया कि भैया ये एसेंशियल नहीं है, उसके बावजूद लोग नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर यही लोग दलील दे देंगे कि भैया हम तो संविधान के हिसाब से चलने वाले, संविधान के हिसाब से चलने वाले हो तो संवैधानिक ऑर्डर को मानो, नहीं मानना है इसका मतलब ये कि आपको संविधान में भरोसा नहीं है। खैर हम आ जाते हैं एपिसोड के अंदर। तो ये बाहर की जो न्यूज बताई जाती हैं वो इसलिए बताई जाती हैं ताकि कंटेस्टेंट डिबेट करें, आर्गुमेंट करें और जनता तक इनकी सोच पहुंच सके कि ये इस पर्टिकुलर मैटर में क्या सोच रखते हैं। खैर यहां पर नॉमिनेशन वाला टास्क भी होता है, ये चार्जशीट वाला। हमने पिछले वीक देखा था, बड़ी प्लानिंग ये लोग करते हैं, लेकिन यहाँ जो मेकर्स हैं, जो टीम है, इन्होंने पूरा सीन बदल दिया था और यहां पर भी लगभग ऐसा ही हुआ। ये लोग कुछ सोचे इसके पहले ही यहां पर वो गार्ड आकर अनाउंस कर देता है कि आज होगी चार्जशीट, लेकिन ये जोड़ियों में होगी, एक उस टीम का यानी टीम ब्लू का और एक टीम ऑरेंज का। और पिछले वीक जो चार्जशीट में आए थे जैसे कि केवी और पायल, हालांकि ये सेव कर दिए गए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी चार्जशीट में नॉमिनेटेड है और ये किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते। इनके साथ साथ अंजलि जो कि बीच का बंदर, जो किसी भी टीम में नहीं है, वो यहां किसी को नॉमिनेट या किसी का नाम नहीं ले सकती, किसी पर आरोप नहीं लगा सकती, लेकिन बाकी लोग इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए लोग कितना सेफ खेलना चाहते हैं। अभी जुम्मा साला 2 वीक हुआ है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, इतना ज्यादा खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं, दूसरे की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं कि वो दूसरे का नाम नहीं लेंगे, खुद को वो नॉमिनेशन में डालने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन दूसरे इंसान का ये लोग नाम नहीं लेंगे क्योंकि गुड बुक्स में जो रहना है भाई। तो गार्ड के अनाउंसमेंट करने के बाद जब जोड़ियां बनती हैं, बाउल में से एक एक पर्ची निकाली जाती है, तो जो जोड़ियां बनती जैसे सायशा एंड पूनम, दोनों एग्री नहीं करते हैं और दोनों इवेंचुअली खुद को ही नॉमिनेट कर मारते हैं। फिर शिवम और सिड आता है, जहां पर शिवम पहले ही बोल देता भैया अपने को बीच का जो बिच्छू है ना अंजलि, वो किसी भी टीम में नहीं है, सबसे कमजोर भी है, चलो उसको निकाल देते हैं। थोड़ी नानुकुर होती लेकिन सिड मान जाता, तो ये दोनों मिलकर अंजलि को नॉमिनेट कर देते हैं, चार्जशीट में डाल देते हैं। फिर मुनव्वर और बबीता जी भी अड़ जाते हैं अपनी अपनी टीम के लोगों के ऊपर, कोई आपसी सहमति नहीं होती है, दोनों खुद को नॉमिनेट कर मारते हैं। फिर सारा और निशा आते हैं, इनमें भी आपसी सहमति नहीं हो पाती है, इवेंचुअली ये दोनों भी खुद को नॉमिनेट कर मारते हैं। तो शिवम और सिड के अलावा बाकी सारे ही लोग बहुत ज्यादा सेफ खेल गए, खुद को ही नॉमिनेट कर मारा उन लोगों ने। मतलब इस कदर ये लोग सेफ खेल रहे हैं, हर किसी की गुड बुक्स में ये लोग रहना चाहते हैं। उसके बाद ये लोग बोल देते हैं कि भैया ये है, ये वो है। एक्सपेक्टेशंस इतना अटैचमेंट कोई किससे कैसे कर सकता है, वो भी एक गेम शो के अंदर, जहां आपको सबको पता है कि इवेंचुअली यहां पर एक आदमी ही जीतेगा और आप कितने भी किसी के लिए अच्छे बन जाओ, आज नहीं तो कल मेकर्स ऐसा एक ट्विस्ट लेकर के आ जाएंगे कि सगे दोस्त दुश्मन हो जाएंगे। जैसे केवी मुनव्वर से इतना ज्यादा अटैच हो गया था, इतना ज्यादा प्यार करता था, इतना ज्यादा दोस्ती की कस्में खाता था, सडनली मुनव्वर ने एक नाम लिया केवी का तो इसके केवी के गुर्दे चल गए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंगना इस बारे में क्या बोलती है। लेकिन यहां सबसे बढ़िया गेम खेला है शिवम ने और सिड ने, उन्होंने मौके पर चौका मार दिया, लोहा गर्म था, हथौड़ा मार दिया। अंजलि किसी टीम में नहीं थी, सबसे कमजोर भी है, तो उसको पहली फुर्सत में नॉमिनेट कर दिया। खैर इसी दौरान घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है अली मर्चेंट की, और अली अपना मास्क उतारे हैं, इसके बाद सारा के गुर्दे छिल जाते हैं। और आई थिंक सायशा भी जानती थी अली को, और सायशा और ये सारा आपस में बात करने लगते हैं। सारा बड़ी बातें कर रही थी कि इसने मेरे से चीट किया, ये किया, चीट किया, वो किया। कल मैंने अपने रिव्यू में कहा था सारा और निशा, जो कि तहसीन पूना वाला और इसके शिवम के सीक्रेट पर तो बड़ा प्राउड फील कर रहे थे, अच्छा किया आपने बताया, ये वो, आप दो मैच्योर लोग कुछ कर रहे हो तो तीसरे को क्या आपत्ति हो सकती, भाई मियां बीवी राजी क्या करेगा काजी। लेकिन खुद ये सारा और ये निशा के बारे में मैंने बोला भी कि इनका पति जब किसी और के साथ अफेयर करे तब इनको गलत लगता है। तो बात है एथिक्स की, एथिकली मॉरली आप इन जिन चीजों को तहसीन और शिवम के लिए सपोर्ट कर रहे हो, वही चीजें जब आपका पति आपसे छुपाकर कर रहा है, आपसे छुपाकर कर रहा है लेकिन किसी और को तो कॉन्फिडेंस में लेकर के कर रहा है, तो ये जो एथिक्स के ऊपर और ये नैतिकता के ऊपर ये सारा का और निशा का तो स्टैंड ही मुझे समझ में नहीं आता। मुझे कल कमेंट भी आया कि भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप फ्लो में बोल गए होगे। जी नहीं, मैं फ्लो में बिल्कुल नहीं बोला, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, और जो भी बोलता हूं उसके पीछे एक रीजन होता है। निशा जैसी एक्ट्रेस या सारा खान जैसी एक्ट्रेस जिन्होंने टीवी पर अलग अलग किरदार निभाए हैं, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर ऐसे सीरियल जहां एक से शादी की, तलाक दिया, फिर दूसरों को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा, इस तरह के सीरियल्स ये लोग करते हैं, तब ये कभी नहीं सोचते कि भैया ये चीटिंग को प्रमोशन कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन यही चीजें जब इन लोगों के साथ रियल लाइफ में होती हैं तो भाई बड़ा ये दो विधवा विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। ये सारा खान और अली ने बिग बॉस 4 के अंदर शादी की थी, 2 महीने में वो शादी टूट गई। जाहिर तौर पर कोई प्यार वगैरह कुछ नहीं था, सब ड्रामा था,
मैंने कुछ रिसर्च करी, पता चला इन्हें 50 लाख मिलने की कुछ बातें इनके क्लोज दोस्तों ने कही कि पैसे के लिए ये शादी की गई थी। कलर्स टीवी ने मना कर दिया कि नहीं, कोई पैसे नहीं दिए गए थे। अली मर्चेंट बोलता है कि उसने ये शादी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए की थी। अगर अली ने ये शादी पब्लिसिटी के लिए की थी तो सारा ने भी किसी और चीज के लिए की होगी ना। अली से शादी करने के बाद सारा खान अश्मित पटेल के साथ भी चिपकम चिपकी करती थी, तो वो चीज चीटिंग के दायरे में आती है नहीं आती है? तो इस तरह से ये जो टीवी एक्ट्रेस और ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये खुद तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ऐसी चीटिंग को प्रमोट करते हैं, अपने पुराने शोज में करते आए हैं, पुराने सीरियल्स में करते आए हैं। वही चीज जब घूम फिर के इनके ऊपर रियल लाइफ में आ जाती है तो ये लोग बड़े स्टैंड लेने लगते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, चीटिंग करता था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जिस तरह से सारा और निशा यहां पर एक तरफ अपने पर्सनल लाइफ के जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर चीटिंग का आरोप लगा रही हैं, वहीं ये दोनों सारा और ये निशा मिलकर के तहसीन पूनावाला और शिवम के कांडों को जस्टिफाई कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर सारा और निशा एथिक्स के ऊपर और मोरालिटी के ऊपर यानी नैतिकता के ऊपर इतनी बड़े बड़े वो भाषण देते हैं तो फिर अपनी लाइफ में भी करें ना। ये सारा ने बोला था कि 2 दिन में किसको क्या प्यार हो जाता है, तो 2 दिन में आपको उससे अली से इतना प्यार हो गया था कि 2 महीने बाद आपने शादी करके तलाक भी ले लिया। तो खुद ये लोग फेक बनती करते आए हैं और वही चीजें जब इनके साथ रियल लाइफ में घट जाती हैं तो फिर ये कुछ और नहीं साहब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जैसे केवी, उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है फेक लव लपाटी की, तो यहाँ पर वो खामखा की स्टोरीज बना रहा है, सब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस शो के अंदर अभी अब शिवम भले ही मुझे पसंद हो ना हो, मुनव्वर भले ही मुझे पसंद हो ना हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत कम से कम एक एंटरटेनमेंट टाइप की कुछ चीजें तो करते हैं, थोड़े वो रियलिस्टिक भी हैं, थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं। बाकी सारे के सारे लोग एक ना एक कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं, वो भी अपने टीवी सीरियल वाला, दुखड़ा रोने वाला, पहले लड़ेंगे फिर बाद में पैचअप कर लेंगे, किसी और के ऊपर कोई और रूल थोपेंगे, वहीं किसी और चीज के ऊपर कोई दूसरा ही रूल थोप देंगे। इनका पति है, इनका बॉयफ्रेंड करे तो चीटिंग, लेकिन ये खुद ऐसी चीजों को वाह वी आर सो प्राउड ऑफ यू ब्ला ब्ला, ये वो दुनिया भर का। तो मुझे ये सारा और निशा का व्यवहार एकदम घटिया और दोगलेपन से भरपूर लगता है। तो ये है मेरा रिएक्शन इस एपिसोड के ऊपर, जहां ये केवी, पायल, अंजलि, सायशा और ये क्या नाम है, पूनम, बबीता, मुनव्वर और अंजलि का नाम मैंने दोबारा लिया शायद, आई थिंक अगर सब कुछ सही रहा तो अंजलि निकल सकती है। वैसे भी वो किसी टीम में है नहीं, सबसे कमजोर भी है वो, और हालांकि एक अली आ चुका है तो आई थिंक एक टीम में अली चले जाएगा, एक टीम में अंजलि चली जाएगी, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। अब देखते हैं कौन जाता है कौन नहीं जाता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से अली की एंट्री हुई है, क्या आपको ये स्पॉन्टेनियस लग रहा है, रियल लग रहा है, या आपको ये स्क्रिप्टेड लग रहा है? मैंने तो अपना ओपिनियन बता दिया, मुझे टोटली वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट का पार्ट लग रहा है और कोई आश्चर्य नहीं कुछ दिनों में करण मेहरा की एंट्री भी हो जाए। क्या कहना आपको, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।